हेलो। बीएससी थर्ड ईयर हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड चैप्टर। ठीक है। अब सेकेंड चैप्टर में आपको एक दिन हमने पढ़ाया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी, तो वीबीटी आप पढ़ चुके हैं। अब उसी वीबीटी के आधार पर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर आपको पढ़ना है जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना बेटा। तो जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनका स्ट्रक्चर हम जान जाएंगे, तब हमको बहुत आसानी से समझ में आएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है ना। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमको पढ़ना है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये हमको पढ़ना है। तो इसके पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ लें, तब उसके बाद स्प्लिटिंग पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए ये है बीएससी थर्ड ईयर। ठीक है ना। तो इस चैप्टर का ये सेकेंड लेक्चर है। ठीक है ना। लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है ना बेटा। तो इसमें हम पढ़ेंगे मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये देखो मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग, तो अब देखिए दीज कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म आइदर, देखो बेटा एक हाइब्रिडाइजेशन देखो आपको पता है DsP3 और एक, ठीक है ना। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3 और एक है आपका sp3d। ठीक है ना। पहले इस बात का को आप समझ लो। देखो ये है D2sp3, तो D2sp3 है तो यहाँ पर ये देखो D है पहले। इसका मतलब बेटा कि ये है कौन सा कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना। तो जब इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा तो इसका मतलब ये है कि N-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। जब N-d ऑर्बिटल यानी इनर सेल के d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो इनर कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये देखो D2sp3 है। ठीक है ना। D2sp3 है तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर है। यहाँ देखो sp3d है, sp3d2 है। ठीक है ना। कौन सा, sp3d2 है। तो जब sp3d2 है तो ये d देखो इस साइड में है, तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स को हम कौन सा कॉम्प्लेक्स कहेंगे, कौन सा कॉम्प्लेक्स कहेंगे, आउटर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में आउटर सेल का डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हुआ है। इसका कौन सा, आउटर सेल का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हुआ है। और इसमें किसका है, इनर सेल का। ये देखो N-1d ऑर्बिटल, इसका मतलब इनर डी ऑर्बिटल, और ये Nd ऑर्बिटल, तो इसका मतलब कि आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हुआ है। तो यहाँ पर आउटर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हुआ है और यहाँ पर इनर। तो जब इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में तब उसको हम इनर कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और जब आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में तब हम उसको आउटर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक। अब चाहे हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो और चाहे हाइब्रिडाइजेशन sp3
D2 यानी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो या फिर sp3D2 हो, ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है ना, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें these complex are formed either these complex are formed either D2 sp3 or sp3D2। ठीक है ना, sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है या तो D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन से या फिर होगा sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है बेटा, ये हाइब्रिडाइजेशन हो या ये हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो इसमें अब देखिए हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। फार्मूला क्या होगा बेटा, CONH3 होल टाइम 6, थर्ड है ना यहाँ पर, ये हो जाएगा 3+ आयन। तो इस आयन को कहेंगे हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। अब इसमें आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर अगर आपको निकालना है तो आपको हम प्रीवियस क्लास में बताए हैं कि आप देखो बेटा यहाँ पर कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट से कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, 6। तो 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ कोबाल्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करें। किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए, कि ताकि 6 के 6 जो अमोनिया लिगेंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर कोबाल्ट के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लें। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब आप पहले ये देख लो कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो देखो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लो बेटा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं X है, अच्छा X मान लिया। अमोनिया कितने हैं, 6 हैं। अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है, ये आपको पता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो X प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 0 = 3, X = 3, यानी यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे कि इन दिस कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट इज, देखो इन दिस कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अच्छा अब देखिए आपको पता है हो गया कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। कोबाल्ट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कोबाल्ट का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, फिर उसके बाद CO3+ का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए। तो अब आप लिखेंगे क्या कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट in different state are given as below। ठीक है ना,
गिवन है बिलो। अब देखो कोबाल्ट ए है CO, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है कितना होता है 27। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 3d6 होगा ना बेटा। अच्छा, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3 है, तो इसका मतलब कि पहले आउटर सेल का ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा 2 होगा, लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज है 3 है, तो इसका मतलब कि 3d से भी एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है, बाहर निकला है। तो जब 3d से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 3d6 4s0 और 4p0, क्या हो जाएगा 4p0। अब देखिए CO3 है बेटा, ये देखो CO3+, एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होता। तो अब देखो 3+ है, CO27 एटॉमिक नंबर है 3+, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, फिर क्या हो जाएगा 3s2 3p6, यहाँ क्या होगा 3d6 4s0 और 4p0, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए d सबसेल, ये देखो 3d सबसेल है, तो d सबसेल में कुल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब देखो ये 3d हो गया और ये हो गया 4s और ये हो गया आपका 4p। ये देखो ये 3d है, ये 4s है और ये आपका 4p, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किसके अनुसार होगी अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग होगा पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब देखो ना, जो आपका कोबाल्ट है इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये आपका अमोनिया है, और अमोनिया जो है बेटा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। कैसा लिगेंड्स है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने के कारण जो ये आपके चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अमोनिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल, लिखो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल, ठीक। तो 3d ऑर्बिटल में देखो ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल ड्यू टू, क्यों होगा ऐसा, ड्यू टू अमोनिया NH3 इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। कैसा लिगेंड्स है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होने के कारण अमोनिया, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग होने के कारण यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ये जबरदस्त है, तो डर के मारे पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पर। ये फटाफट जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आएंगे और ये दोनों ऑर्बिटल खाली कर देंगे, ठीक है ना। क्यों खाली कर देंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो अब देखो पेयरिंग स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हुई पेयरिंग। तो अब देखिए CO NH3 होल टाइम 6, यहाँ क्या होगा 3+ इक्वल टू आपका हो जाएगा। अब जब पेयरिंग होगा ये आपके डी सबसेल हैं, तो इसमें कितने हैं 5 हैं,
5 है ना, तो अब पेयरिंग होगा तो अब देखिए पहले इसको लिख लो, ये 4s और ये आपका 4p है, ये 4s है और ये 3, तो 3D में पेयरिंग हो जाएगी चारों इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये पेयरिंग हो गया है। जब पेयरिंग हो जाएगा तो 3D के 2 ऑर्बिटल जो होंगे वो इम्पटिव हो जाएंगे। 3D के कितने ऑर्बिटल इम्पटिव हो गए? 2। क्यों इम्पटिव हो गए? क्योंकि यहाँ पेयरिंग हो गई। पेयरिंग क्यों हो गई? क्योंकि अमोनिया आपका कैसा लिगेंड्स है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, ठीक है ना बेटा। तो जब आपका अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, पेयर हो गए, ये 2 ऑर्बिटल इम्पटिव हो गए। अब यहाँ पर देखो कितने लिगेंड्स हैं? 6। और कोबाल्ट की ये लायबिलिटी है इसकी कि ये 6 इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करें और 6 इम्पटी ऑर्बिटल कैसा हो? हाइब्रिडाइज हो। और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो कैसी होती है? सेम होती है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने ऑर्बिटल हैं? 6 ऑर्बिटल हैं। अब ये 6 जो ऑर्बिटल्स हैं ये 6 ऑर्बिटल कैसे होंगे? sp देखो अब 6 ऑर्बिटल है ना, तो ये देखो d ऑर्बिटल कितने हैं? देखो d ऑर्बिटल कितने हैं? 2, यहाँ हो गया d2। s ऑर्बिटल कितना है? 1, यहाँ हो गया क्या? s। p ऑर्बिटल कितने हैं? 3, यहाँ क्या हो गया? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना बेटा। अब ये जो 6 ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी और शेप सब क्या है? इक्वल है। अब आपके जो अमोनिया है, देखो अमोनिया कितने हैं? 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं। तो सब में अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखो, ये पहला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये है, यहाँ ये NH3 हो गया। दूसरा NH3 यहाँ पर अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ये तीसरा अमोनिया डोनेट किया करेगा, ये तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। और ये चौथा डोनेट करेगा, ये चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ये 5वां अमोनिया डोनेट करेगा, ये 5वां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। और ये 6वां अमोनिया डोनेट करेगा, ये 6वां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। ये कौन से बॉन्ड बन गए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, ठीक है। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब आपको पता है कि यहाँ पर ध्यान दो, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? DsP2 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? DsP2, ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आपको यही बताना है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो जब हाइब्रिडाइजेशन D2 sp3 होगा तो मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। अब देखो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल क्यों होगी? क्योंकि आपको मालूम है ड्यू टू D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा अब उसके बाद देखिए कि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है बताइए। देखो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। इसलिए कॉम्प्लेक्स का जो नेचर है, देखो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो नेचर है वो नेचर कैसा है? डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों है? ड्यू टू ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड। देखो ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इसलिए कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है? डायमैग्नेटिक है,
ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स जो आपका है, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स आपका आउटर कॉम्प्लेक्स है कि इनर कॉम्प्लेक्स है। देखो इनर सेल का 3D ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए कॉम्प्लेक्स जो है आपका ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, फिर बताओ कि कॉम्प्लेक्स जो आपका ये है ये कलर्ड है कि कलरलेस है। तो अब देखिए जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स आपका कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस होगा। अब देखो कलरलेस क्यों है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक है ना। तो डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। कलरलेस होगा ड्यू टू डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। डी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल क्यों, क्योंकि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। आपको पता है कि डी ट्रांजिशन के लिए एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से आपने इस कॉम्प्लेक्स को डिस्क्राइब किया। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन आपने बताया, उसकी ज्योमेट्री आपने बताया, उसका आपने नेचर बताया कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, कॉम्प्लेक्स आपका इनर कॉम्प्लेक्स है कि आउटर कॉम्प्लेक्स है, कलर्ड है कि कलरलेस है। तो इस तरह से आप जो है इसको डिस्क्राइब किए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर इसका बना लीजिए। इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना बेटा। कैसा स्ट्रक्चर बना होगा, ऑक्टाहेड्रल। ये देखो CO, ये हो गया, ये ठीक है ना। ये है आपका EnH3, EnEH3, 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 ठीक है ना। तो ये आपका है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ CO EnH3 होल टाइम 6 3+। मिटाएं। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है बेटा हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड। देखो ये है हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयंस, हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयरन, आयरन FeEH2O होल टाइम 6, यहाँ पर होगा 2+, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको जो है बताना है, इसमें आपको डिस्क्राइब करनी है हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स का। हाइब्रिडाइजेशन डिस्क्राइब करिए, बताइए कौन सा है, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, डाया होगा कि पैरा होगा, और उसकी क्या बोलते हैं ज्योमेट्री क्या होगी, और उसका कलर होगा कि कलरलेस होगा, यही हमको बताना है। तो अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो आपका हमारा ये हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसका आयरन का। तो मान लो जब जैसे निकालते हो वैसे निकालेंगे। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए कितना है,
X मान लिया। ये आपका वाटर है लिगेंड्स, वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ये हो गया प्लस कितने ऑक्सीजन है? 6 गुणे 0 इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? इसके ऊपर चार्ज कितना है? +2 है। ये हो गया +2। तो अब ये हो गया X, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 0 बराबर +2 इंटू X इक्वल टू 2। ठीक, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको एकदम सेम उसी तरह से डिस्क्राइब करना है जैसे इसके पहले आपने किया। तो यहाँ लिखेंगे इन हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बेटा। तो इसमें देखो ये FeH2O वोल्टाइम 6 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। अब डिफरेंट स्टेट में आयरन का ऑक्सीडेशन वो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ iron is given as B। ठीक है ना। अब देखो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 4p0। ठीक है। अच्छा, अब देखो आयरन आपका किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 में है। तो इसका मतलब है कि Fe क्या आ जाएगा? 2+ एटॉमिक नंबर वही रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s0 4p0। देखो बेटा यहाँ पर आयरन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2। इसका मतलब कि आयरन का 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वो किस ऑर्बिटल से निकलेगा? किस ऑर्बिटल से निकलेगा? 4s आउटर सेल से ही निकलेगा ना। तो आउटर सेल देखिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3p6 4s0 4p0। वो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन का निकल गया तो 4s0 हो गया। ये 4p0 ऑलरेडी पहले से है। अच्छा, अब देखिए यहाँ जो आपका ये देखो 3d कौन सा ऑर्बिटल है? 3, 5वां ऑर्बिटल है। अच्छा, अब देखो ये 4s है और ये 4p। अब देखिए इसमें 3d6 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। ये 3d हो गया, ये 4s हो गया और ये 4p। अब 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब देखो अगले कॉम्प्लेक्स में आप पढ़े हो इसके पहले वाले में कि वहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई थी। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए थे, लेकिन यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये वाटर है ये H2O है, यह वीक फील्ड लिगेंड्स है। कैसा लिगेंड्स है? वीक फील्ड लिगेंड्स है। ठीक है ना। तो वीक लिगेंड्स होने के कारण यहाँ पर पेयरिंग पॉसिबल नहीं। समझ में आई बात ना। तो यहाँ लिखेंगे पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल इन 3d ऑर्बिटल। क्यों? ड्यू टू H2O is
वीक लिगेंड्स, कैसा लिगेंड्स? वीक लिगेंड्स है, वीक लिगेंड्स, ठीक है ना। तो H2O आपका जो है ये वीक लिगेंड्स है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो देखिए इन क्या हो जाएगा, Fe(H2 को 4 × 6 यहाँ हो जाएगा 2 प्लस इक्वल टू 3D है ना बेटा, ये हो गया 3D में 5 ऑर्बिटल और यहाँ ये 4s हो गया और ये 4 और देखो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए 4d ऑर्बिटल भी है बेटा, कौन सा ऑर्बिटल? 4d0 है, ठीक है ना, 4d0। यहाँ पर ये देखिए 4d ऑर्बिटल, ये देखो यहाँ 4d 5 ऑर्बिटल है, ये 4d आउटर सेल है, 4d, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका 4d ऑर्बिटल है, ठीक। ये देखो 3D है, ये 4s है, ये 4p है और ये 4, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो वैसे है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखिए कितने लिगेंड्स जुड़ेंगे आयरन से, 6 लिगेंड्स जुड़ेंगे। तो आयरन सेंट्रल मेटल है, तो आयरन जो है 6 एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा बॉन्डिंग के लिए, ठीक। तो यहाँ देखो 3D ऑर्बिटल में पेयरिंग होगा नहीं, और जब पेयरिंग नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे है वैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो वाटर है ये वीक फील्ड लिगेंड्स है। वाटर कैसा लिगेंड्स है? वीक फील्ड लिगेंड्स है, इसलिए ये पेयरिंग नहीं होगी। वहाँ पर तो अमोनिया स्ट्रांग था, इसलिए इलेक्ट्रॉन डर गए थे, उधर फेयर्ड हो गए थे। और यहाँ पर देखिए ये वीक, ये आपका जो H2O है वो वीक है, इसलिए ये कहेंगे कि हम नहीं हटेंगे, ये वहीं रहेंगे। तो पेयरिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो जब पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो आयरन को 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल देना है। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल देना है? 6। तो इधर पॉसिबल नहीं है, तो इसके पास ऑलरेडी 4d ऑर्बिटल है। तो जब 4d ऑर्बिटल है तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करना है? 6। तो देखो एक s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल और ये 2 d ऑर्बिटल ये दे देगा। तो जब दे देगा तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। देखो एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 2 d ऑर्बिटल। तो एक s ऑर्बिटल, ये 3 p ऑर्बिटल और ये 2 d ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ठीक है ना बेटा। तो अब होगा, तो अब यहाँ पर देखिए अब ये 4s में ये वाटर अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ठीक। दूसरे में देखिए यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, कौन? वाटर। ये दूसरा का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। यहाँ पर देखिए ये वाटर डोनेट करेगा, ये तीसरा का हो गया। यहाँ देखो ये चौथा वाटर डोनेट करेगा, ये H2O, चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ये, ठीक है ना। और इसी तरह से ये देखो d ऑर्बिटल में पांचवा H2O है, पांचवा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। और ये देखिए आपका H2O है, ये छठा कोऑर्डिनेट, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है? आउटर सेल का d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। इनर सेल का ये 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन, ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पा रही है। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि वाटर आपका वीक लिगेंड है, कमजोर लिगेंड है, ठीक है ना, इसलिए पेयरिंग नहीं हो पा रही है। और आयरन को 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोवाइड करना है, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहे जहाँ से प्रोवाइड करे, तो उसके पास आउटर सेल में d ऑर्बिटल है, 4d ऑर्बिटल। अब 4d के 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2 हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन, अब आप एक एक डिस्क्राइब कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, तो जो कॉम्प्लेक्स आप पढ़ रहे हो हेक्सा एमीन आयरन सेकेंड आयरन, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3d2 है। अच्छा, आपको पता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। तो यहाँ देखो ये क्या हो गया, ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक, अब ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल क्यों होगी? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। अब फिर देखो आपका जो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? आउटर की इनर, तो देखिए आउटर सेल का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा? आउटर होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपको ये बताना है इस कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा। तो नेचर में आपको बताना है डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके कारण इसका नेचर कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा? ये कलर्ड होगा, कलरलेस होगा। तो कॉम्प्लेक्स जो होगा ये आपका कलर्ड होगा। कैसा होगा? कलर्ड। कलर्ड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ड्यू टू डी ट्रांजिशन, तो डी ट्रांजिशन की वजह से आपका ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? कलर्ड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कलर्ड होगा क्योंकि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो डी ट्रांजिशन होगा, ठीक है ना। ओके, इस तरह से आपका जो एक कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स आपका जो है हाई स्पिन पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? हाई स्पिन पैरामैग्नेटिक, हाई स्पिन पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। अब इसके पहले वाला जो आप पढ़े हो, ये क्या बोलते हैं, जो इसके पहले पढ़े हैं हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड वाला, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो जब सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा। और जब कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होता है तो उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? लो स्पिन। और इसमें देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है ना। हाई स्पिन पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। इसका स्ट्रक्चर देख लो, आपका ये है आयरन है, और ये है आपका क्या है? H2O। ये देखिए H2O, 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 ठीक है ना। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कौन है? Fe2O होल टाइम 6। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो अब हम कल पढ़ाएंगे आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या पढ़ाएंगे? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आज तो हमने बताया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक D2sp3 होता है, एक sp3d2 होता है। आउटर कॉम्प्लेक्स और इनर कॉम्प्लेक्स दोनों बताया। तो पहला वाला एग्जाम्पल आपका इनर कॉम्प्लेक्स का था, और सेकेंड वाला एग्जाम्पल आपका आउटर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना।